बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आम इंतखाबात में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। जनवरी के ठंडे ठार मौसम में सियासी पारा हाई हो चुका है। इख्तदार के हसूल ने सही और गलत का फर्क मिटा दिया है। अपने मुखालिफ के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। हकाइक को बुरी तरह झुटलाया जा रहा है। वोटों की खातिर सानेहा 9 मई के जिम्मेदारान को मासूम और उस वक्त की हुकूमत को विलन के तौर पर पेश किया जा रहा है। जी हाँ, बिलावल भुट्टो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो पीटीआई वर्कर्स के हमदर्द बने बैठे हैं। सबको डरा रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो वो जेलर से जजेस तक सबसे इंतकाम लेंगे। ये बात माननी पड़ेगी कि मियां साहब की यादाश्त बहुत अच्छी है और वो अपने साथ किया हुआ अच्छा और बुरा भूलते नहीं है, बल्कि वो उसको बहुत अच्छे से याद रखते हैं। मगर वो सबसे इंतकाम लेने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सियासी नहीं, जाती नौयत का इल्जाम है। सानिया 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का ना खत्म होने वाला वो जो बुरा वक्त शुरू हुआ ना, उसके तन्हा जिम्मेदार नून लीग नहीं है। यहां ये फैक्ट चेक देना निहायत जरूरी है कि 9 मई को तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं और कारकुनों ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया, उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मंजूरी जिस काबीना ने दी, उसमें बिलावल भुट्टो शामिल थे। जी, बिलावल भुट्टो बतौर वजीर खारजा वफाकी काबीना की हर उस मीटिंग का हिस्सा रहे जिसमें सानेहा 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ फौजी अदालतों समेत तमाम एक्शन लिए गए। सिर्फ यही नहीं, सिंध में मौजूद बिलावल भुट्टो की हुकूमत में तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं और कारकुनों पर पूरे सिंध की जमीन बिल्कुल वैसे ही तंग हुई जैसे पूरे पाकिस्तान में तंग हुई। कराची समेत पूरे सिंध में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को न सिर्फ चुन चुन कर गिरफ्तार किया गया, बल्कि वफादारियां तब्दील कराने का तसल्ली बख्श काम भी एहसन तरीके से अंजाम दिया गया। कराची में तहरीक इंसाफ का पूरा तंजीमी ढांचा तहस नहस कर दिया गया। बिलावल भुट्टो की सिंध सरकार ने तब ना तो पीटीआई वर्कर्स पर हाथ हौला रखा और ना ही उन्हें किसी किस्म की कोई छूट दी। मगर इलेक्शंस आते ही और बल्ला छिनते ही बिलावल के दिल में पीटीआई वर्कर्स की मोहब्बत जाग उठी है। वो ना सिर्फ उनसे वोट मांगते फिर रहे हैं, बल्कि नवाज शरीफ का नाम लेकर बाकायदा डरा रहे हैं। सिर्फ पीटीआई वर्कर्स को ही नहीं, वो एक कदम आगे जाकर के पुलिस को, अदलिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। यहां ये सवाल जरूर उठता है कि बिलावल भुट्टो दर हकीकत ये पैगाम दे किसको रहे हैं? पीटीआई वर्कर्स, जेलर और जजेस के नाम पर उनका पैगाम किसके लिए है? नवाज शरीफ इंतकाम लेगा, मगर बिलावल इंतकाम नहीं लेगा। उनका मुखातिब कौन है? बिलावल इस पैगाम के जरिए अपना सीवी किसको पेश कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सीधी बात दीन सलीम के साथ में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वेरी ऑनरेबल जाफर इकबाल साहब, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी नादिर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद है वेरी ऑनरेबल सेनेटर हुमायूं महमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शो का आगाज नून लीग वाले आप लोगों से करना चाहती हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं। खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इतने बड़े बड़े दावे और इतने बड़े बड़े चैलेंजेस दे रही है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। आज ही मैं बिलावल को सुन रही थी जब वो सरगोदा के एक इलाके भलवाल के अंदर खिताब कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में और शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। तमाम आजाद उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है, बिलावल ये क्लेम कर रहे हैं कि तमाम आजाद उम्मीदवारों को वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लेकर के आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको खुशामदीद कहेगी और उन सबको साथ मिला करके वो आपको, शेर को, नून लीग को ऑपोजिशन में बिठाएंगे। ये क्या कह रहे हैं बिलावल? बहुत शुक्रिया बेनिश जी। बिलावल साहब को पहले तो बताइए कि सीटें कितनी हैं पाकिस्तान में कौमी असम्बली की। उसके बाद उन्हें कैलकुलेटर दीजिए कि आप हिसाब लगाएं जरा कि आज़ाद कहां कहां से कितने जीतेंगे और वो कब आएंगे आपके साथ और आपकी अपनी नशिस्तें कितनी होंगी। तो ये अभी बहुत कुछ, यहाँ उन्हें सियासत के बहुत सारे असबाब पढ़ने, मेरा ख्याल है शायद उन्हें जो इल्मुल आदाद है वो भी पढ़ना पड़ेगा कि वो हिंसों का इल्म भी पढ़ें कि गिनती कैसे की जाती है और जमा मनफी कैसे होता है। जिस सरगोदा शहर में वो खड़े मुखातिब थे, आप किसी पीपल्स पार्टी की वेबसाइट से चेक कर लीजिए कि कितने लोगों को कितनी नशिस्तों पे टिकट दिए और कितने लोगों के जीतने के इम्कान है। जिन लोगों का टिकट लेने के लिए लोग तैयार नहीं, वो क्लेम कर रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे। हुकूमतें यूं तो ठीक है,
कि आपके पास कोई मतलब 2, 4, 6 वोट कम है, आप किसी को साथ मिला लें और कर लें। तो जब आपकी सीटें 25-30 से ऊपर नहीं है तो आप किस बुनियाद पे हुकूमत का क्लेम जाफर करें? भाई, मुझे लग रहा है कि आपको शायद उनकी गेम नहीं समझ आ रही। पीपल्स पार्टी की गेम ये है कि वो जितने भी आजाद उम्मीदवार है ना, उनको वो अपनी तरफ कर लें। और आपको पता है कि मंडियां तो लगती हैं, पैसा तो बोलता है। जो वो कह रहे हैं उसका मुझे बखूबी इल्म है, लेकिन आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने से नहीं, कौमी असम्बली के जीतने वाले आजाद अरकान को साथ मिलाने से हुकूमत वो बना लेंगे। अगर तो सिर्फ उम्मीदवारों को मिलाएंगे तो शायद पीपल्स पार्टी की काफी हो जाए। आप पिछले 3-4 इंतखाबात देख लीजिए कि आजाद लोग कितनी तादाद में जीते हैं। अगर तो वो कोई 100-125 हैं तो चले 125 वो मिला लें और 25-30 बिलावल साहब के मिला लें, हुकूमत बन गई। फिर तो ये मुमकिन है। और फिर अगर आजाद इतने जीतेंगे तो बिलावल साहब के अलावा बड़े और समझदार लोग बैठे हैं और जिन्होंने समझदारी से लोगों को आजाद मतलब किया है। किसी का निशान गुम हुआ, किसी की जो है वो कैंडिडेट गुम हुआ, और वो सारा उन्होंने इसके लिए तो नहीं किया कि वो बिलावल साहब के लिए जो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारी इलेक्शन कैंपेन देख लीजिए, हमारे उम्मीदवार कितने हैं कौमी असम्बली की नशिस्तों पे वो देख लीजिए, और उसके बाद वो हल्के देख लीजिए। बहुत सारे सर्वेज आपके पास हैं जहां अल्हम्दुलिल्लाह PMLN लीड कर रही है। तो मुझे कोई वहम नहीं है ऐसा। साबका 2-3 अदवार भी देख लें तो मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें पीपल्स पार्टी से कहीं ज्यादा हमेशा जाफर भाई, ये तो मैं आपका सिर्फ और सिर्फ बड़ापन कहूंगी इस स्टेज पर, वरना आपकी पार्टी ने जो आपके साथ किया है, हमने तो खैर इस बारे में बात की कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो ये तो बहुत ही गलत हुआ। टेलीविजन प्रोग्राम्स में आप डिफेंड कर रहे हैं, हल्के में भी आप हमेशा होते हैं, जब भी आपको फोन किया जाता है। अभी भी आप हमारे साथ स्टूडियो में या किसी DSMG पर नहीं है, क्योंकि अभी भी आप अपने हल्के में है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब अपने हल्के में अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपको टिकट तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप नून लीग को डिफेंड कर रहे हैं सर, तो ये तो बड़ी बात है ना। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अमली तौर पे जद्दोजहद भी कर रहा हूँ। मैं हल्के में क्या करूंगा, शेर के लिए वोट मांगूंगा, नवाज शरीफ के लिए मांगूंगा। जो मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया है, जो उनके कैंडिडेट्स हैं गुजरात की, हम 3 कौमी की नशिस्तों पे और 6 सूबाई नशिस्तों पे हमारे उम्मीदवार हैं PMLN के, तो वो सारे मेरे लिए नवाज शरीफ हैं और मैं उनकी कंपेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं आगे बढ़ती हूँ, वापस आऊंगी आपके पास ढेर सारे सवालात लेके। जरा आप भी अपने कॉलीग्स को सुन लीजिए। मैं ना सर PTI की तरफ जाना चाहूंगी। सेनेटर मेहमद साहब, ये जो PTI के लोग हैं जिनको अलग अलग निशान मिले हैं, अब उन्हीं के ऊपर 2 लोग बैंक कर रहे हैं। बेसिकली 2 बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज और 2 बड़े बड़े किंग मेकर्स बैंक कर रहे हैं। कौन कौन से वो किंग मेकर्स हैं? एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वो तो ओपनली कह भी रहे हैं कि ये जैसे ही जीतेंगे आजाद उम्मीदवार, इनको तो मैं अपने साथ शामिल कर लूंगा और हुकूमत बना लूंगा। तो वहां से तो आप लोग का पत्ता साफ हो गया। दूसरे इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी वाले, जहांगीर खान तरीन और अलीम खान साहब ने इस टाइम पर अब सही मुकाबला और सही दुश्मनी निकालनी है आप लोगों के साथ। वो भी आजाद उम्मीदवारों के ऊपर नजरें जमाए बैठे हैं। तो ये तो आपके लिए डबल शिकस्त हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि अब मुझे जब ये सारे पार्टियां आजाद के ऊपर जो कहते हैं कि आजाद जीतेंगे, तो इसका मतलब है आजाद वाले सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे स्ट्रांग है और वो सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड पे। जैसे आपने शुरू में कहा था कि ये जिनको हर एक आजाद है और उसको डिफरेंट जो सिंबल मिला हुआ है। अब ये याद रखें कि पाकिस्तान इंसाफ एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान के इंसाफ के जितने भी वर्कर्स थे जो टिकट के ख्वाहिशान थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट दिए। उन्होंने अपनी जो फॉर्म सबमिट कराए थे उनमें लिखा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर हूं और मैं इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो इलेक्शन कमीशन में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर है। नंबर 2, जब मेंबर है तो ये याद रखें जो इलेक्शन सिंबल लिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल लिया गया है। उसके बजाय उसके बाद जब चूंकि उनके पास एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कैंडिडेट को सेपरेट सिंबल दिया गया है। किसको? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कैंडिडेट को सेपरेट सिंबल दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर एक कैंडिडेट
सेपरेट सिंबल पे इलेक्शन लड़ेगा, पर वो होगा तरीके इंसाफ का। जब इलेक्शंस जीत जाएंगे तो अगर हम देख लेते तो सबसे पहले तो अगर वो छोड़ते हैं तो वो उनके ऊपर डिफ्लेक्शन क्लॉज लगेगी। नंबर 2, अगर फॉर एनी रीजन वो नहीं लगती तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों को किसने कहा है कि वो इनको ज्वाइन करेंगे? जब इलेक्शंस के बाद वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो जो रजिस्टर्ड पार्टी हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी बल्कि नंबर ऑफ जब कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन कर लेंगे तो उस बेसिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिजर्व सीट्स होती है, जो इलेक्शन रूल्स हैं 2017 उसका जो रूल नंबर 94 है ना, वो जो आपने जितनी बातें की है ना वो उसके आड़े आ जाएगा। अगर वन लाइन में मैं आपको बताऊं तो रूल नंबर 94 ये कहता है कि आजाद उम्मीदवार सिर्फ उसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिससे इंतखाबी निशान जारी है। पीटीआई रजिस्टर्ड जमात है पर निशानलेस है, निशान नहीं है, बल्ला नहीं है। तो सर ये जो आप सारी बात कर गए हैं ना पिछले 3-4 मिनट में, नहीं हो सकती सर। देखिए सबसे पहले तो वो छोड़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि दे आर कैंडिडेट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है। नंबर 3, अगर फर्ज करें ये भी मान लेते हैं, आपकी सारी बात मान लेते हैं, दे डोंट हैव टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, दे कैन स्टे इंडिपेंडेंट। व्हाई नॉट? आजाद अगर जीत गए हैं, करोड़ों अरबों रुपए चलने हैं, व्हाई वुडंट दे मेक मनी, व्हाई वुडंट दे गिव? राजा रियाज साहब को क्या हुआ था मेमन साहब? कितने आपके एमएनए गए थे? नहीं बिके वो, आज तक नहीं बिके, आगे क्यों बिकेंगे? वो 9 महीने उन्होंने सारी सख्ती झेल ली, इलेक्शन जीतने के बाद वो इंडिपेंडेंट की हैसियत से क्यों ना रहे? और इंडिपेंडेंट की हैसियत से अगर इंडिपेंडेंट की सबसे ज्यादा सीटें हैं, फर्ज करें सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो इंडिपेंडेंट अपना प्राइम मिनिस्टर क्यों ना लाए? एक इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो? अब ऐसा भी नहीं होता मेहमद साहब, आप बड़े मासूम लग रहे हैं मुझे इस टाइम पर। अब इतना भी नहीं होता कि इंडिपेंडेंट लोग अपना एक अलग वजीर आजम ले आए। जिन्होंने जितने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में भी पैसे लगाए ना मेहमद साहब, वो उन्होंने पैसे कमाने हैं। और अभी बोरियों के नोटों की भरी हुई बोरियों के अभी मुंह खुलने हैं, अभी भी खुलने हैं, फिर अगले महीने सेनेट का होना है उसमें भी खुलने हैं। पाकिस्तान की इलेक्शंस का ये कल्चर है बदकिस्मती से। मैं वापस आती हूँ, आई गेट बैक टू यू सर। हो सकता है ये कल्चर खत्म हो जाए इसके बाद। चलिए अल्लाह करे, अल्लाह करे। या बड़ी पुरुमीद किस्म की बातें कर रहे हैं और फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन चले मैं अभी आपको इसका ना फौरी तौर पे जवाब ले देती हूँ। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नादिर साहब आप यहां से शुरू करें कि आप ये जो आजाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ करेंगे, जाहिर सी बात है कुछ देकर ही करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे प्रोमिसेस, कुछ अच्छे अच्छे तरक्याती फंड, कुछ पैसे, कुछ तो देंगे ना उनको, ऐसे तो नहीं आएंगे आपके पास। अगर आप ये सिस्टम खत्म करेंगे तो फिर सेनेटर हुमायूं महमद साहब की वो जो उम्मीद और जो ख्वाब है ना वो पूरा होगा कि क्या पता इस दफा आजाद उम्मीदवार जीत करके अपना एक आजाद वजीर आजम बना ले। देखें, माजी में भी हमारी जो रवायत रही है वो यही कि हम सबको मिलकर साथ बिठाते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर चलते हैं। हमने अगर पीडीएम की हुकूमत लाने में हमने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। हालांकि उनमें से इंडिपेंडेंट तो कोई भी नहीं था। पीटीआई के अपने कितने सारे अरकान थे, उसको हम ऑन बोर्ड लेकर आए थे। नून लीग को हमने बोला था कि आप लीड करें, शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, दीगर पार्टी सी मौलाना फजल रहमान। तो जाहिर सी बात है आसिफ जरदारी साहब मुफाहमत की सियासत के बादशाह कहलाते हैं, किसी वजह से कहलाते हैं ना, वो इसी वजह से कि जिस तरह से वो इज्जत देते हैं। आपने देखा होगा एक निजी टॉक शो पे उनका बड़ा क्लिप वायरल हुआ था। वो कहते हैं मैं इज्जत दे के, हमारी रवायत है कि अगलों को इज्जत देते हैं, अच्छे अखलाक से और अच्छी बातों से उनका दिल जीतते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप जो इल्जाम लगा रही है खुदा खास्ता के पैसे दे के, पैसा हर चीज नहीं होता है हर किसी के लिए। पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इज्जत मांगते हैं, अगर उनको इज्जत मिलती है। पीटीआई के साथ बहुत सारे लोग क्यों छोड़ चुके थे 2022 के अंदर, उसकी मेन वजह यही थी कि जो बानी पीटीआई थे वो अपने अरकान को इज्जत नहीं देते थे, उनकी बातें नहीं सुनते थे, उनको ड्यू रिस्पेक्ट जो वो डिजर्व करते थे। हर कोई अपना सीट जीत कर आया था, जीतने के बाद वो एक्सपेक्ट करता था कि उसके इलाके में काम होगा, उसके इलाके में काम नहीं होता था। अभी भी आई एम श्योर जिस तरह आपकी एक नहीं तो नादिर, आप इतनी अगर इज्जत देने वाले हैं तो ये लोग, ये पीटीआई वाले, ये पहले क्यों नहीं आ गए आपसे इज्जत लेने के लिए? ये तो अलग अलग डिफरेंट निशानों के ऊपर इलेक्शन लड़ने को तरजीह दे रहे हैं रादर देन कॉन्टैक्टिंग यू पीपल एंड गेटिंग इनटू योर पार्टी। आप इनको दे देते इज्जत उस टाइम पर? नहीं, देखिए हमने तो उनको टिकट दिया है जो हम जिसको अपनी पार्टी का मेंबर जो बेहतरीन कैंडिडेट उस हल्के से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हल्का लियारी है, वहां से मेरे वालिद साहब को मिला है। वहां पे हम लोग किसी बाहर दूसरी पार्टी के शख्स को तो नहीं टिकट देंगे ना, जो पीपल्स पार्टी का ऑलरेडी हिस्सा है उसको टिकट देंगे। बट
अगर ऐसा होता है फ्यूचर में खुदा ना खास्ता के पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट किसी हल्के से हारता है और कोई और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां से जीत जाता है, तो अगर वो हम उसके साथ मिलकर अगर हम हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए, अगर उस शख्स के, उस कैंडिडेट के इलाके में काम कर सके मिलकर, तो क्यों नहीं। बिलावल साहब तो जब पहली दफा MNA बने थे 2018 में, उनकी पहली स्पीच ही थी कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे 2018 में, उनको भी ऑफर किया था कि हम आपके साथ भी मिलकर काम करने को तैयार है। अगर आप पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो हम असेंबली में, हालांकि ऑपोजिशन में, मगर आपको ऐसे कोई बिल्स या ऐसे कोई इकदाम आप इनिशिएट करें जिससे पाकिस्तान की आवाम को फायदा होगा, तो उसमें हम आपका साथ दे सकेंगे। तो वही एग्जांपल मैं इधर रिपीट करना चाहता हूँ कि पंजाब में अगर फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट किसी हल्के से खुदा ना खास्ता हार जाता है और इंडिपेंडेंट कोई कैंडिडेट जीत जाता है, तो उसके साथ बात की जा सकती है। गवर्नमेंट ऐसे ही बनती है। 2008 में भी आसिफ जरदारी साहब, हालांकि हमारी सिंपल मेजोरिटी थी, फिर भी हमने उस वक्त प्रेफरेंस दी थी। उस वक्त मियां साहब को हमने ऑन बोर्ड लिया था, इसाक डार साहब को हमने उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बनाया था। भाई अब आपको तो वो लोग बहुत बुरे लग रहे हैं नादिर भाई, अभी आप लोग के तेवर बहुत अलग हैं। मुझे तो लग रहा है मैं दो पीपल्स पार्टी हैं। टीवी पर जो मेरे पास पीपल्स पार्टी आती है वो तो अलग ही तमीज, तमद्दुन, लिहाज और ये हमारी रिवायात है, हम इज्जत देते हैं। वो जलसे में मैं बिलावल को देखती हूँ तो वो तो किसी और ही टैंजेंट पे हैं। बिलावल भुट्टो डरा रहे हैं लोगों को, बिलावल भुट्टो जेलर्स को डरा रहे हैं, जजेस को डरा रहे हैं, PTI के लोगों को डरा रहे हैं। कल चिन्योट में खड़े होकर के बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि PTI वालों आपको लगता है आपका बुरा वक्त खत्म हो गया, नवाज शरीफ आएगा आपका बुरा वक्त और बुरा हो जाएगा। आज वो सरगोदा में खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि जो नून लीग है, नवाज शरीफ जो है वो जेलर से जजेस तक इंतकाम लेंगे हुकूमत में आकर के, और वो जितने भी लोगों को एड्रेस कर रहे हैं ना वो उनके आरोज हैं। मतलब इस हद तक बिलावल चले गए हैं, इस हद तक उनको इंफॉर्मेशन है, इस हद तक वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कौन सी सियासत है? 2024 की सियासत में क्या हो गया आप लोगों को? बिलावल साहब का तो नारा है कि नई सोच को चुनो। ये नई सोच है, ये तो 90s से भी पुरानी सोच है। नई सोच उनकी यही है कि नफरत की और डिवीजन की जो सियासत है उसको पीछे छोड़ो। अगर वो बात कर रहे हैं तो वो नून लीग की माजी की बात करें कि नून लीग, लेकिन नादिर वो हर जलसे के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ अवाम के अंदर नफरत भर रहे हैं, PTI वालों के अंदर मजीद नफरत भर रहे हैं कि ये तो खून चूसेगा, ये तो आके मजीद इंतकाम लेगा। वो अपनी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं नफरत की सियासत को पीछे छोड़ना चाहता हूँ, मुझे आप चुनो, मैं नई सोच का हामिल हूँ। नादिर वो अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तकरीरें सुने, और अगर आपने सुनी है तकरीरें तो फिर मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए भी बहुत मुश्किल है बिलावल को डिफेंड करना, क्योंकि उनकी तकरीरों में ना बिलावल है ना इमरान खान है, उनकी तकरीरों में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ, सुबह नवाज शरीफ, शाम नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ के खिलाफ नफरत। 10 पॉइंट एजेंडा है, अवाम मुआशी मुआहदे की बात कर रहे हैं, वो गरीब लोगों को 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात कर रहे हैं, वो आमदनी डबल करने की बात कर रहे हैं, वो किसान कार्ड की बात कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं। आप उन चीजों पे क्यों नहीं फोकस कर रही है? बिलावल साहब ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बताया है कि यहाँ पे इस वक्त गैस की किल्लत है, उसको हम दूर करेंगे, पानी की किल्लत है, उसको हम दूर करेंगे, महंगाई को मिटाएंगे। वो पुरानी बात हो गई है नादिर, मैंने इसके ऊपर शो कर लिया। जो 10 नकाती एजेंडा है ना, जब से मंशूर आया है ना, मैं उसी पे करूँ, लेकिन 2024 का मंशूर है। हाँ, लेकिन नादिर रोजाना ये मंशूर आ गया ना, मंशूर तो छप गया प्रॉपर, इसकी जो है आपने कॉपीज भी, ई कॉपीज जो है वो सबको मिल गई, मेरे भी फोन में पड़ी है। मैं रोजाना शो से पहले वो ई कॉपीज देखती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मुझे पता चलता है हो आज तो जलसे में ई कॉपी को एक साइड पे रखें, बिलावल साहब कुछ नया ले आए हैं। जैसे अब मैं आज पे बात करूंगी ना, मैं ई कॉपी थोड़ी निकाल के बैठूंगी। मैं आपको बता रही हूँ कि सरगोदा में खड़े होकर वो कह रहे हैं कि एंटी नवाज वोट, नवाज शरीफ बुरा आदमी है, नवाज शरीफ जो है वो नफरत कर रहे हैं, नवाज शरीफ बहुत बुरा करेंगे। तो मैं तो उस पर बात करूंगी कि ई कॉपी खोल लो, खोलना चाहते हैं तो मैं खोल देती हूँ ई कॉपी, लेकिन बिलावल ई कॉपी पे बात नहीं कर रहे हैं। सुने ना, आप जो सिर्फ पंच लाइन से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, आप उस पर फोकस नहीं करें। आज की भी जलसे में बिलावल साहब ने यही बोला है कि हम नई किस्म की सियासत लाना चाहते हैं जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ आवाम को रिलीफ देने पे है, महंगाई मिटाने पे है, आमदनी दुगनी करने पे है, बिजली की जो किल्लत है उसको दूर करने की। आप इन चीजों को हाईलाइट करें, ये आई थिंक आपके लिए भी अच्छा होगा, आपकी ऑडियंस के लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान की आवाम के लिए भी अच्छा होगा कि एक नया फर्स्ट टाइम एक शख्स प्राइम मिनिस्टर बनने का होपफुल है और उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा है, ना कि ऐसे शख्स के लिए वोट करें जो 3 दफा पहले बन चुका है प्राइम मिनिस्टर और 4थी दफा बनने चाह रहे हैं वो। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। विल बी बैक शॉर्टली।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। स्टिल वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद जाफर इकबाल रिप्रेजेंटिंग PMLN, नादिर गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एंड सेनेटर हुमायूं महमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। महमद साहब, आपके साथ तो मेरी बड़ी हमदर्दियां हैं। मतलब आज मैं दबंग तरीके से और एलानिया ये कह रही हूँ कि मेरी हमदर्दियां इस वक्त सेनेटर महमद के साथ है, इस वक्त PTI के साथ है, क्योंकि एक होता है बाहर का दुश्मन, ठीक है, एक होता है पार्टी के अंदर के दुश्मन। आपको सबसे ज्यादा खतरा आपकी विद इन द पार्टी है। मैं आपसे क्या बात करूं कि आप नादिर साहब की बात पे रिस्पॉन्ड करें या जाफर भाई की बात पे रिस्पॉन्ड करें। मैं आपके सामने एक बयान रख देती हूँ। रऊफ हसन साहब, नाम तो सुना होगा ना आपका, जाहिर सी बात है आपकी पार्टी के उन 5 अजीम तर लोगों में हैं जो कि इमरान खान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू और पार्टी का जो ऑफिशियल मौकफ है उसको आके टेलीविजन शोज के ऊपर बताएंगे, और ऑफिशियल मौकफ है, जाहिर सी बात है रऊफ हसन साहब का इसीलिए नाम है। तो रऊफ हसन साहब ने एक बात हमें बताई है कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ से बात करने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी बात आज के दिन के लिए कोई नहीं हो सकती। क्या ये सच बात है? देखिए, मुझे उसका इल्म नहीं है। अगर वो तो कहा है कि तैयार है, तो दैट्स नवाज शरीफ, दैट्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टी एज इन पार्टी, नॉट एज पर्सन, ये चीज। लेकिन लेट मी करेक्ट यू। आपने पिछले सेक्शन में मुझे करेक्ट किया था कि आपने कहा था कि जो रूल्स 95 है, रूल 94, 95 उस दोनों में किसी जगह पे ये नहीं कहा हुआ कि जब आप उनसे ले लेते हैं, ये सिंपल ले लेते हैं तो वो हो जाते हैं। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रोवाइडेड दैट इफ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ड्यूली ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर सब रूल 6 ऑफ रूल 92, ठीक है। अब जब हम रूल 92 का सेक्शन 6 सब रूल 6 हो जाते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स वन बाय पॉलिटिकल पार्टी शैल इंक्लूड द, अब ये सुनिए, shall include the independent returned candidates or candidates who may duly join such political party within 3 days। कहीं भी सिंबल का नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपसे सिंबल ले लिया गया है तो वो उसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कंसिडर किया जाएगा। सो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यहाँ पे किसी जगह पे सिंबल के रेफरेंस नहीं है, सिर्फ ये कहा हुआ है इंडिपेंडेंट हु मे रिटर्न, दैट मीन्स किसी पार्टी का जो। मेहमन साहब, आने वाले दिनों के अंदर जो है ना आपको इसकी सूरत हाल मजीद पता चल जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने जो मुझे पढ़ के बताया उसमें द फोकस इज ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन आप लोगों के जो उम्मीदवार अभी मैदान में है ना, बल्ला घड़ियाल, ये वो बल्ला तो नहीं है, घड़ियाल है, कुछ भी है, वो तहरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो ऐसा पार्टी नहीं है, वो ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है विद अ सेपरेट सिंबल। दैट इज द पॉइंट। सॉरी, नहीं, लेट मी करेक्ट यू ओवर हियर, ठीक है। देखिए, इट इज योर इंटरप्रिटेशन, आई रिस्पेक्ट दैट थिंग। माय इंटरप्रिटेशन इज इट इज Pakistan Tehreek-e-Insaf candidate, and because the symbol of Pakistan Tehreek-e-Insaf was not allotted, so every candidate of Pakistan Tehreek-e-Insaf उनको एक सेपरेट सिंबल दे दिया गया, बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। उनके सिंबल्स इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग हैं। उनके जब नाम आ रहे होंगे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सीट्स पे हो रहे होंगे। और आप देख ले, मुझे लगता है कि नहीं आएंगे, लेकिन आई स्टिल मेंटेन योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जा रहा है, मेरा भी जा रहा है, बाद में भी शो कर लेंगे, अगले हफ्ते फिर आपसे कर लेंगे, लेकिन तशरीह इसकी पता चल जाएगी। लेकिन सर, मेरा जो मेन कंसर्न है ना, वो मुझे जरूर ये बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब रऊफ हसन साहब ने ख्वाब में ये बयान दे दिया है, मैंने ख्वाब में ये बयान सुन लिया है, या इज दिस द रियलिटी? इमरान खान साहब नवाज शरीफ से बात करने के लिए तैयार हैं? ये बहुत बड़ी खबर है, मुझे बताइए। मैं भी पूछूं ना जाफर भाई से कि कब मिल रहे हैं दोनों? देखिए, ऐसा है, मैंने जैसे आपको कहा है, जिन्होंने, अगर आपने इसके बारे में डिटेल पूछने तो रऊफ साहब खुद बता देंगे, लेकिन मेरा जो मेरा वो होगा ना, इसके ऊपर होगा। मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि इमरान खान मियां नवाज शरीफ से बात करने के लिए तैयार है। इमरान खान नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुड बी रेडी टू टॉक टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, मे इट बी PMLN और मे इट बी PPP और मे इट बी एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। ये याद रखिए, जब हम इस चीज के लिए तैयार नहीं है, हम इनमें से किसी के साथ इल्हाक करें, किसी के साथ ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा उनका मौकफ बिल्कुल टोटली फर्क है, तो उनके साथ बातचीत एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह पे होगी, और वो पहले भी की थी। और ये याद रखिए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो
माना नहीं था उनकी बात कि हम इलेक्शंस कर ले। उनका जो असल मसला ये था कि जब हमारी ये पार्लेज हो रही थी उसमें एक कंडीशन ये हुई थी कि हम इलेक्शंस कराएंगे जब चीफ जस्टिस चेंज हो जाएगा। तो जब इमरान खान ने कहा कि यार जब आपका ये लिंक जो एक आपने बीच में वो डाल दिया है कि इसको साथ लिंक कर दिया कि जब चीफ जस्टिस हो जाए, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो क्या कहते हैं स्टांस है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी चीज के साथ कंडीशन है, तो फिर हमें आपके साथ मिलने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई वो जो पिछले साल 2022 के जो 2023 के जो जनवरी फरवरी में जो बातचीत हुई थी वो इस वजह से कैंसिल हुई थी कि इन्होंने उसको लिंक कर दिया था इस चीज के साथ कि ये इलेक्शंस होंगे चीफ जस्टिस के जाने के बाद। मान लिया सर, मैंने आपका पॉइंट भी मान लिया, लेकिन इवन इन दैट सिचुएशन, इवन इन दैट सिनेरियो, इमरान खान साहब नवाज शरीफ के साथ बैठने के लिए तैयार कैसे हो गए? वो तो अभी कल परसों तक भी जेलरों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। खैर मैं इन बातों पर वैसे ज्यादा काम नहीं धरती क्योंकि सोशल मीडिया की खबरें होती हैं, कोई पता नहीं थप्पड़ पड़ रहे हैं, कोई गिरबान पे हाथ चला गया, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल इतना पता है कि जेल के अंदर कोई लड़ाइयां हो रही हैं। और जो बातें आती हैं ना वो ये आती हैं ये लंदन प्लान का हिस्सा है क्योंकि सब कुछ नवाज शरीफ के लिए है, मुझे सिलेक्टेड कहा जाता था, अब तो मदर ऑफ सिलेक्शन आ रही है जो कि नवाज शरीफ है। अभी कल तक तो वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट इतने बयान दे रहे थे, वो बैठने के लिए तैयार कैसे हो गए? अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो देखिए मैंने ये बात है, मैं अगर दोबारा कह देता हूँ, मेरा इसके ऊपर नजरिया ये होगा कि वो नवाज शरीफ एज इन पर्सन के साथ नहीं होंगे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एज अ पार्टी के साथ बात कर रहे होंगे। बाकी रह गई बात इस डिटेल की चीज, चूंकि हसन साहब ने कहा हुआ है ही इज द बेस्ट पर्सन टू आस्क, और उनको बुला के उनसे पूछ लें। ठीक है, चलिए फेयर इनफ। जाफर इकबाल साहब, ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू आया है, इमरान खान साहब अगर वाकई जेन्युइनली भी कह रहे हैं कि हाँ जी मैं नवाज शरीफ साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, क्या नवाज शरीफ साहब उनके साथ बैठ जाएंगे? और बैठ भी जाएंगे तो किस हवाले से बातचीत होगी, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, क्या मोराल होगा? नून लीग इस चीज को कैसे देख रही है, नवाज शरीफ इस चीज को कैसे देख रहे हैं? बिनिश, अभी भाई पहले कह रहे थे और मतलब पहले पीटीआई क्या कहती रही है, इमरान खान साहब क्या कहते रहे हैं। देखिए वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है और ये भी सारे इंसान हैं। इन्होंने पहले जो कुछ तैयार किया और जिस तरह से जिस इंजाम को आज पहुंचे हैं, वो सियासी जमातें ना कभी इस तरह करती हैं। आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ें, चाहे वो अपने मुल्क की पढ़ें चाहे बैनुल अक़वामी पढ़ें, तो अभी अगर इन्हें ये सबक आया, इन्होंने सीखा है, तो हमने तो कभी इस चीज में आर नहीं समझी। 2013 में इमरान खान साहब के घर गुलदस्ता कौन लेके गया था? जब वो इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान साहब गिरे थे, हॉस्पिटल पता करने कौन गया था? जिस दिन बीबी मोहतरमा की शहादत हुई, हॉस्पिटल कौन पहुंचा था? कोई बात नहीं जाफर भाई, तब तो इतनी बड़ी बातें नहीं हुई थी, अब तो बहुत बड़ी बातें हो गई। अब तो वो तो कह रहे 9 मई भी नवाज शरीफ ने कराया है। मैं कंक्लूड करता हूँ ना, जो लोग मेंबरान कौमी असम्बली बनकर कौमी असम्बली में पहुंचेंगे, हमें बतौर जमात उनके साथ बैठना भी है, उनकी राय का भी एहतराम करना है और उन्हें इस मुल्क की तरक्की में शामिल करने का मौका भी देना है। ये हमने पहले अमली तौर पे किया। उसके लिए इस हद तक मियां नवाज शरीफ साहब ने किया कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में एक कमेटी बना दी और जितने पार्लिमानी रहनुमा थे उसमें परवेज रईस साहब भी थे, शेख रशीद साहब भी थे, इमरान खान साहब भी थे, ये सारे लोग मौजूद थे कि वो वहां बैठे और वहां पे फौज यमन ना भेजने का फैसला हुआ। सीपैक रूट्स जो है उनकी जो है जिस तरह से तय किया गया और फाइनलाइज हुए वो उसी कमेटी में हुए। इस तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हुए 2017 नवंबर दिसंबर में या उससे पहले गालबन, वो भी उसी कमेटी में हुए। तो हम तो मौजूद हैं बिल्कुल कौमी मुफाद के अंदर, इस मुल्क के मुफाद के अंदर। जाफर भाई नहीं ऐसे ना करें, ये आप अल्फाज के साथ ना मेरी ऑडियंस को इस टाइम पे खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी बात आप समझें और आपको पता है मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। अब हालात वो नहीं है, इमरान खान साहब ने भी तमाम हदें पार कर दी, मियाँ साहब भी कुछ पीछे नहीं रहे। आज की मैं आपको बात बता देती हूँ, ननकाना साहब में बड़ा जबरदस्त किस्म का पावर शो मियाँ साहब ने किया। आज मियाँ साहब ननकाना साहब में, मेरा सवाल मुकम्मल होने दें, आप ही के साथ हूँ जाफर भाई। आज ननकाना साहब में मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि मैं इंपोर्टेड वजीर आजम नहीं हूं, मैं मुकामी वजीर आजम हूं। जो मेरे से पहले थे वो नाकामी वजीर आजम थे। मतलब जो नवाज शरीफ साहब है वो भी इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने भी अपनी एक बाउंड्री क्रॉस की है। अब इतनी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन इमरान खान साहब ने भी, उन्होंने तो खैर हदें पार कर दी, और मियां साहब ने भी। अब इकट्ठे बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? मतलब आई थिंक सो कि ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि राउफ हसन साहब ने बात की है, आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल है।
देखिए, मैं दोबारा वही बात करूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने दुरुस्त कहा कि कौम ने देखा। आप परवेज मुशर्रफ साहब की जो असेंबली थी और जिसमें शुजात साहब और शौकत अजीज साहब वजीर आजम रहे, वो देख लीजिए। अगली जो जरदारी साहब वाली असेंबली थी, फिर उसके बाद 5 साल की गवर्नमेंट नवाज शरीफ की, फिर 3.5 साल इमरान खान साहब की, तो आपको पता चलेगा कि वो नाकामी ही थी उन अदवार में। और मियां नवाज शरीफ का जो दौर था 13 से 18 का, वो कामयाबी का दौर था। ये मेरा सियासी नारा भी है, ये मेरा अमल भी है, और मैं अमल इस बुनियाद पे और ये नारा इस बुनियाद पे है कि पाकिस्तान के किसी कोने में किसी प्रोजेक्ट को, किसी चीज को आप देख लें, वो बेहतरी की तरफ गया। और इमरान खान साहब, वो तरक्याती बजट हो, इस मुल्क का सियासी कल्चर हो, कौमी असम्बली के रवादारी और वहाँ के असूल ज़वाबत वो हों, या पार्लिमानी रवायात हों, उसने सबका जो है वो कबाड़ ही बनाया है। तो हम तो बिल्कुल काम करने वाले हैं। मैं फिर आऊंगा कि हाँ, जितने लोग भी मेंबर नेशनल असेंबली मुंतखब होकर कौमी असम्बली में आएंगे, हम उनका एहतराम भी करेंगे। वो क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे हैं, हमने पाकिस्तानी अवाम का एहतराम करना है। लेकिन एक लीडर टू लीडर कांटेक्ट भी होता है ना। ठीक है, माजी में इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब का लीडर टू लीडर कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अब अगर हो रहा है ना आए वो असेंबली में, लेकिन अगर लीडर टू लीडर कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है तो आप क्या नहीं करेंगे? हम करेंगे ना जी, कब कह रहे हैं नहीं करेंगे। अगर इमरान खान साहब के अंदर इतनी इखलाकी जरूरत हुई कि वो ये सारा कुछ करने के बावजूद यहाँ आके बैठना चाहता है इनके साथ, तो हम उसकी बात सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, मौका देंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे पर्सनली आपका जवाब सुन के बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल अगर इमरान खान साहब बैठना चाहेंगे तो नून लीग अपना एक कदम आगे बढ़ाएगी। दिस इज अ वे फॉरवर्ड, और यही वे फॉरवर्ड होना चाहिए। वो नहीं कि आप कहें तो ये कि हम वे फॉरवर्ड जा रहे हैं, लेकिन आप बातें करें वही 70s की और 80s की, इसे कहते हैं वे फॉरवर्ड जाना। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने होंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए सीधी बात दीन सलीम के साथ। वेलकम बैक जी। मेरे साथ बने हुए हैं सेनेटर हमायूं मेहमन साहब, नादिर गबोल साहब एंड जाफर इकबाल साहब। नादिर साहब, एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए आज ही, अगेन मैं आपको अपडेट कर रही हूं, पहले तसल्ली से मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं तसल्ली से आराम से आपका जवाब सुनूंगी। बिलावल ने इंटरव्यू देते हुए उनको ये बताया है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए और हुकूमत में आने के लिए इलेक्शंस पर, वोट्स पर डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी और चीज पर डिपेंड कर रहे हैं। वो कोई और चीज या वो कोई और फैक्टर क्या है, बिलावल ये नहीं बता रहे हैं। डर रहे हैं क्या आप नादिर साहब? बिलावल क्यों नहीं खुल के बात कर रहे? मुझे तो बिलावल डिसअपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बिलावल कुछ भी कर सकते हैं लेकिन डर नहीं सकते। वो चौथा फैक्टर कौन सा है जिसके ऊपर नवाज शरीफ डिपेंड कर रहे हैं, इन्हिसार कर रहे हैं चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए? देखें, आप खुद ही अपने सवाल का जवाब दे रही हैं। बिलावल साहब बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। बिलावल साहब सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाह रहे, बिकॉज उनको पता है कि अगर वो चौथी ताकत का नाम लेंगे तो फिर मीडिया में आपकी जो शोज होंगे उसमें सिर्फ यही बातें चल रही होगी कि बिलावल साहब ने चौथी फोर्स का नाम ले लिया है। और बिलावल साहब का जो मंशूर है, जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और आप उसको इग्नोर कर रही हैं, वो मंशूर फिर जो डिस्कशन से आउट हो जाएगा और सिर्फ यही आपकी डिस्कशन में इलेक्शन तक रहेगा कि चौथी ताकत कौन है। बट किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को या किसी भी एनालिस्ट को या किसी भी शख्स को पाकिस्तान के अंदर कोई डाउट नहीं है कि चौथी ताकत कौन सी है। और मैं भी डरता नहीं हूँ चौथी ताकत का नाम लेने से, मगर मैं अगेन कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इस वक्त हमारा पूरा का पूरा फोकस यही है कि फरवरी 8 को ही इलेक्शंस हो और हम कोई भी एक्सक्यूज उस चौथी ताकत को नहीं देना चाहते हैं। नादिर, इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही हो रहे हैं ना। अब तो ये हर कोई कह रहा है, किसी को भी वो जो थोड़ा बहुत डाउट था ना, वो डाउट नहीं है। आप 8 फरवरी की टेंशन ना लें, मैं आपको यकीन दिला रही हूँ 8 फरवरी को ही होने हैं, वो पत्थर पे लकीर है। आप सिर्फ मुझे ये बताएं, चले आप नहीं बता रहे, मैं रीफ्रेज कर लेती हूँ अपना सवाल। नादिर साहब, पीपल्स पार्टी को और नादिर गबोल को बहैसियत पीपल्स पार्टी कैंडिडेट एंड वर्कर, आपको ये लगता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का, फौज का 2024 के इलेक्शन में कोई असर और रसूख है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में हर वक्त एस्टैब्लिशमेंट का असर और रसूख हो सकता है। अभी तक जो नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को बहुत आसानी से जो, बल्कि रेड कारपेट बिछा के एयरपोर्ट पे ही उनके जो बायोमेट्रिक्स लिए गए हैं और तमाम उनके केसेस खारिज हो रहे हैं और उनको एक हमवार रास्ता मिल रहा है। तो नजर यही आ रहा है कि इस वक्त जो सपोर्ट है एस्टैब्लिशमेंट का वो नवाज शरीफ के साथ ही है। 2018 में तो ये बात बिलावल जलसे में कर देना, वो ये क्यों कह रहे हैं?
अगेन ना, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि बिलावल साहब अपना जो नैरेटिव है उसको हेडलाइंस में घूमने नहीं देना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनका जो मंशूर है, जो आप कह रही हैं कि आज उन्होंने मंशूर के ऊपर बात नहीं की, मैंने स्पीच सुनी थी बिलावल साहब की, मेरे चेयरमैन है, उन्होंने आज दोबारा से लेबर कार्ड की बात की है, उन्होंने दोबारा से 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की है, उन्होंने दोबारा से हेल्थ कार्ड की बात की है। पर आप उसी चीज पे फोकस कर रही हैं जिस पे आप करना चाहती हैं, वो यही है कि नवाज शरीफ के खिलाफ बातें की। देखिए, नवाज शरीफ हमारा ओपोनेंट है मगर हमारा दुश्मन नहीं है। नवाज शरीफ साहब के साथ अगर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की है हमारी लीडर मोहतरमा शेख बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, तो वो हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा पर्सनल क्लैश नहीं उसके साथ, वो हमारा इस वक्त सियासी राइवल है। और हमने आवाम को यही दिखाना है कि हम नवाज शरीफ से बेहतर क्यों है। इसी वजह से है कि नवाज शरीफ ने माजी में नफरत की सियासत की है। बिलावल साहब चुनौती की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत क्लियरली योर पॉइंट इज बीन रीच्ड वेरी वेल टू मी नादिर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बने रहिए, जरा मैं पीटीआई की तरफ जरा जाना चाहती हूँ। मेमन साहब, अगेन बाकी पार्टीज को तो छोड़ें, क्या पूछूं आपसे पीपल्स पार्टी का, क्या पूछूं आपसे नून लीग का, मैं आपसे आपकी अपनी पार्टी का ही पूछ लेती हूँ। एक ही हलके के अंदर 3-3, 4-4 उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार, और 3-3, 4-4 अलग अलग निशान, और चारों का ताल्लुक पीटीआई से रहा है माजी में। इमरान खान साहब बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन चारों 5 उम्मीदवारों ने इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई दी, और यहां तक इमरान खान साहब जेल में बैठ के परेशान हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं जिनको हमने टिकट दिया ना, प्लीज वही इलेक्शन कंटेस्ट करें, बाकी विड्रॉ करें, और अगर आप लोगों ने विड्रॉ नहीं किया तो मैं आप लोग की रुकनियत कैंसिल कर दूंगा। इस हद तक परेशानियां आपको विद इन द पार्टी सर? देखिए, इसमें परेशानी अपनी जगह पे होगी और किसी हद तक होनी भी चाहिए, लेकिन इसमें पार्टी डिसिप्लिन होना चाहिए। और इसमें मेरे लिहाज से इस वक्त जिस प्रॉब्लम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है, उन कैंडिडेट्स को खुद भी समझना चाहिए कि अगर फर्ज करे ये आपको, आपकी नजर में अगर आपको टिकट नहीं मिला और आप डिजर्व करते थे, ये वो टाइम नहीं है जिसमें आप अपनी पर्सनल ईगो को सामने लाते हुए इलेक्शन कंटेस्ट करें एज एन इंडिपेंडेंट। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर फर्ज करें, अगर आप करते हैं और आप पार्टी को, मतलब अगर आप इस हद तक जाते हैं कि आप अपनी जात को सामने रखते हैं और पार्टी को पीछे रख लेते हैं कि नहीं, मैं चूंकि मैं मैरिड पर हूं इन योर ओन ओपिनियन एंड वी रिस्पेक्ट दैट थिंग, और मैं मैरिड पर हूं और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे अगर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, तो फिर मेरे लिहाज से आपकी इस पॉलिटिकल पार्टी में कम से कम जगह नहीं बनती। इन पॉइंट ऑफ व्यू 2 चीजें। नंबर 1, दिस इज द वायलेशन ऑफ द पार्टी, जो ऑर्डर्स हैं उसके खिलाफ आप वायलेट कर रहे हैं। नंबर 2, नुकसान पहुंचा रहे हैं। नंबर 2, जब आप पार्टी की बात नहीं मानते, व्हाई आर यू इन द पार्टी? आप उस पार्टी में, आपके कोई होना नहीं चाहिए। देखिए, ये डिसिप्लिन होना ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पार्टी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सर। आगे आपका पॉइंट, फेयर इनफ, बहुत बहुत आपने वैलिड पॉइंट उठाया है। एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेना है और उसके बाद फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे मंशूर भी पूछ रही है। बात तो सही है, मंशूर तो आपका अभी तक आया नहीं है, लेकिन वो सीधा सीधा मंशूर नहीं पूछ रही। वो तो ये कह रही है कि नून लीग का मंशूर ये है कि साडी गल हो गई है। मंशूर किधर है सर? इस बात को, इस ताने को आप कैसे एड्रेस करेंगे? पीपल्स पार्टी के पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं और किसी से पूछने के लिए कुछ नहीं। हमारा मंशूर ये है कि वो जब मुल्तान से आगे रहमियार खान सादकाबाद फिर सखर तक जिस मोटरवे पे सफर करते हैं, अभी बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लाए हैं और घूम रहे हैं, आज सरगोदा भी गए होंगे, तो मुझे यकीन है वो मोटरवे से गए होंगे, और लाहौर आते हुए भी मुमकिन है वो किसी मोटरवे से गुजरे हों। फिर मुझे पता चल रहा है मंडी बहाउद्दीन भी तशरीफ लाएंगे, तो वो सरगोदा से जब मंडी बहाउद्दीन या गुजरात आ रहे हैं तो भी जिस रोड से गुजर के आएंगे उसे देखते जाएं। और लाहौर शहर में उन्होंने देखा होगा, ऑरेंज लाइन भी नजर आई होगी, मेट्रो बस भी नजर आई होगी, वहाँ पे वो किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल भी नजर आया होगा, म्यू हॉस्पिटल का सर्जिकल टावर भी नजर आया होगा, लाहौर शहर की यूनिवर्सिटियां गिनने वो भी उनको नजर आई होंगी, केनाल रोड के ऊपर गुजरे होंगे और आप भरते होंगे कि काश मैं भी कराची में, मेरे पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वज़राए आला कराची जो हैं, अपना सिंध हैं, वो भी कोई ऐसा कर सकते। तो बिलावल साहब सक्कर से हैदराबाद तक मोटरवे बना देते तो आज कहते हैं कि जी मैंने ये काम मुकम्मल किया है। तो मेरा मंशूर ये है कि मुझे बिलावल साहब ने 2013 में उनके वालिद गिरामी ने जो हुकूमत छोड़ी,
तो 325 अरब का तरक्याती बजट था पीएसटीपी पाकिस्तान का। तो मैं 2018 में 1001 अरब का छोड़ के गया, हम 3 गुना से भी ज्यादा उससे बढ़ा के गया। मेरा मंशूर ये है कि वो लाहौर से अभी गुजरे हैं, वो देखा होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो मैं कराची के लिए भी वो इंशाल्लाह नून लीग का मंशूर उनका काम है, नून लीग का मंशूर उनकी डेवलपमेंट है और उसका गरूर है। आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू रैप अप सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी तीनों पैनलिस्ट का ज्वाइन करने के लिए। इस दुआ उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आई विल सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज।